जेल में एक ऐसी औरत जिसने अकेले ही 8 सालों में 16 बच्चे पैदा कर दिए। और वह हर साल 2 बच्चे कैसे पैदा करती थी, यह वजह जानकर आपकी चीखें निकल जाएगी। मैं उस औरत की फाइल अपने सामने खोल कर बैठी थी, जिसे जेल में हर कोई कम्मो के नाम से पुकारा करता था। कैदी नंबर 786, जिसका पूरा नाम कामिनी था। जैसे ही मैंने उसकी फाइल पढ़नी शुरू की, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कुछ उसकी फाइल में दर्ज था वो पढ़कर मैं अपनी जगह हैरान रह गई थी कि एक जवान और खूबसूरत नजर आने वाली औरत एक बहुत ही सातिर मुजरिम थी, जो 16 बच्चों की माँ थी। और हैरान करने वाली बात तो यह थी कि वह कुंवारी थी। उसकी फाइल में साफ साफ लिखा था कि वह बिना शादीशुदा 16 बच्चों की माँ है, जिसने 8 सालों में 16 बच्चों को जन्म देकर एक अनोखा कारनामा किया है। इसी बात ने मुझे हैरान होने पर मजबूर कर दिया था। जब उसकी शादी ही नहीं हुई तो 16 बच्चे थे वो किसके थे? जिस जुर्म में वह सजा काट रही थी वह भी बहुत भयानक था। और इससे भी ज़्यादा अजीब बात यह थी कि यह औरत पिछले 9 साल से इसी जेल में कैद थी। और यह जेल सिर्फ और सिर्फ औरतों का जेल था। यहाँ से किसी मर्द का कोई ताल्लुकात नहीं था। जहाँ तक कि यहाँ काम करने वाले भी सभी औरतें ही थी। और कोई नहीं जानता था कि कामिनी उर्फ कम्मो ने ये 16 बच्चे बिना मर्द के कैसे पैदा किए। यही बात जानने के लिए मैंने अपने सारे ज़रूरी कामों को एक तरफ करके पहले कम्मो की फाइल को अच्छी तरह स्टडी किया और फिर उसे एक अलग कोठरी में बुलाकर अपने सामने बैठा लिया। मैं पूरी तरह चौकन्ना थी, क्योंकि इस तरह की मुजरिम औरतें आम औरतों की तरह नहीं होती है, बल्कि वह कभी भी कुछ भी कर जाती है। और अपनी 18 साल की नौकरी में मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था। कम्मो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैडम साहिबा, आपको मुझसे ऐसा क्या काम पड़ गया जो आपने मुझे अकेले में बुला लिया? मेरी नज़र उसके पेट पर थी, जिसको देखकर मैं बता सकती थी कि वह कम से कम 8 महीनों से पेट से है। कम्मो ने मेरी नज़रों की तरफ देखा और महसूस किया तो हंसते हुए कहने लगी, अच्छा तो आपको मेरी प्रेगनेंसी में दिलचस्पी है? इस अंधेरी कोठरी में उसकी हंसी बहुत भयानक लग रही थी। मैंने सख्ती से कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं जानना, सिवाय इससे कि जब तुम शादीशुदा नहीं हो तो फिर तुमने 16 बच्चे कैसे पैदा कर लिए, और वह भी इस काल कोठरी में रहते हुए जहाँ किसी मर्द का दूर तक गुजरना मुमकिन नहीं था। और अब जो बच्चा तुम्हारे पेट में है उसका बाप कौन है? मेरे सवालों को जवाब देने के बजाय कम्मो एक दफ़ा फिर खुलकर हंसी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर हंसी का दौरा पड़ गया हो। कांस्टेबल ने मेरे अकेले यहाँ आने से पहले ही मुझे चेतावनी दिया था कि कम्मो एक अजीब किस्म की औरत है और जेल में हर कोई उससे दूर रहता है। यहाँ तक कि उसे काल कोठरी में भी इसीलिए रखा जाता है कि वह किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। पुरानी जेलर का भी उसने बुरी तरह से सर फाड़ दिया था और उसके सिर पर टाके लगे थे। और जैसा जुर्म करके वो यहाँ तक पहुंची थी, वह किसी भी हद तक जा सकती थी। काफ़ी देर तक हंसते रहने के बाद जब उसकी हंसी रुकी और कोठरी में सन्नाटा छाया, तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारी हंसी के दौरे मुझे मेरे सवालों से नहीं रोक सकते हैं। मुझे सीधी तरह मेरे सवालों का जवाब दो। आखिर तुम किस तरह से प्रेग्नेंट हुई हो और तुम्हारे बच्चों का बाप कौन है? तुम किस तरह मर्दों से मिलती हो? आखिर मुझे भी तो कुछ पता चले। जब मेरी सख्ती में कोई कमी नहीं हुई तो कम्मो मेरे करीब आई और मेरे कान के करीब आहिस्ता से अपना मुंह रखकर धीमी आवाज में कहने लगी, सच सच बताऊं, यकीन करोगी, उस वक्त मुझे वाकई वो पागल औरत मालूम हुई। एक पल के लिए तो मेरी रीढ़ की हड्डी भी सनसना उठी थी, क्योंकि वह मेरी हद से ज़्यादा करीब थी और मुझसे कहीं ज़्यादा लंबी चौड़ी थी। और उसकी फाइल पर दर्ज उसके कारनामों ने मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा चौकन्ना किया हुआ था। मैंने अपने आप पर काबू पाते हुए सख्ती से कहा कि हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सच ही सुनना चाहती हूँ, क्योंकि झूठ से मुझे नफरत है। और अगर वह मुझे सच बताएगी तो मैं उसकी जान बख्श दूंगी, वरना उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। उसने मेरी आंखों में आंखें डाल ली और बहुत आहिस्ता से कहा कि मैं कुंवारी हूँ और मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है, यही सच है। कम्मो की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरे सामने तो वो प्रेग्नेंट खड़ी थी और मेरे मुंह पर सच के नाम पर झूठ कह रही थी। मैंने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर लगाया और कहा, तो फिर यह बच्चा किसका है जो तुम्हारे पेट में है? बिना किसी ताल्लुक के तुम प्रेग्नेंट हो गई? थप्पड़ खाते ही वह दोबारा जोर जोर से हंसने लगी और जब उसकी हंसी कुछ कम हुई तो कहने लगी, हाँ बिल्कुल, इसी तरह पहले पहले मैंने 16 बच्चा पैदा किए हैं और फिर मैं बच्चा पैदा करने जा रही हूँ, और वह भी बिना किसी हम बिस्तरी के। यह कहते ही वह दोबारा हंसने लगी और मैं जानती थी कि यह औरत इतनी आसानी से कुछ भी बताने वाली नहीं थी। मैं गुस्से से उसे कोठरी में छोड़कर
बाहर निकल गई थी। यहाँ कांस्टेबल रोहिणी मेरे इंतज़ार में खड़ी थी। वह मुझे देखते ही कहने लगी, मैडम साहिबा, मैंने तो पहले ही कहा था कि उसके मुंह ना लगे। पता नहीं ये जादूगरनी है या फिर कोई बहुत ही मक्कार औरत, या कैसे पेट से हो जाती है, कोई नहीं जानता है। जबकि यह तो अपनी कोठरी से बाहर भी बहुत कम निकलती है और इसे ज़्यादातर बंद ही रखा जाता है, क्योंकि कब इसको दौरा पड़ जाए किसी को खबर नहीं होता है। मैंने तेज तेज कदम बढ़ाते हुए रोहिणी से पूछा कि तुम यहाँ कितने सालों से मौजूद हो। मेरी बात सुनकर उसने कुछ हिसाब लगाया और कहने लगी कि मैं 4-5 सालों से यहीं मौजूद हूँ, और जब से मैंने कम्मो को इस तरह से देखा है, मेरे सामने ही उसने 8 बच्चे पैदा किए हैं। लेकिन ना ही वो जेल से कभी बाहर गई है और ना ही उससे कोई भी मिलने के लिए जेल के अंदर आया है। तो आखिर ये बच्चे पैदा करती कैसे हैं और ये बच्चा है किसका, ये बहुत ही अनसुलझी रहस्य बन चुका है। इसे जानने के लिए फिर मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कितने दिन हो गए हैं, कौन सा जुर्म करके तुम यहाँ पहुँची हो, कम से कम अपने पेट में पलने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो। तो मेरी बात सुनकर वो ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, मैं तो पिछले 9 साल से यहीं मौजूद हूँ, अब तो मुझे अपना जुर्म भी याद नहीं है। उस औरत की बात सुनकर मैं दंग रह गई और कांस्टेबल से कहा, क्या ये सच कह रही है? अगर ये 9 साल से यहाँ है तो फिर ये बच्चा किसका है? क्योंकि यह तो औरतों की जेल है और बिना मर्द के यह गर्भवती कैसे हो सकती है? मेरे सवाल के जवाब में कांस्टेबल ने कुछ भी नहीं कहा और वह मेरे पीछे ऐसे चुप खड़ी रही जैसे उसे खुद भी इस बात की खबर ना हो। इससे पहले कि मैं उस औरत से कुछ और सवाल जवाब करती, मुझे बताया गया कि मेरे दफ्तर में कोई मुझसे मिलने आया है। यह सुनकर मैं फ़ौरन अपने दफ्तर से लौट आई। कुछ सरकारी लोग ज़रूरी काम से आए हुए थे और मैं उनके साथ ऐसे व्यस्त हुई कि शाम के वक्त ही खाली हुई और फिर मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई और मैं घर लौट आई। वह औरत और उसका गर्व मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकल चुका था, क्योंकि मेरे ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा था। मेरा ट्रांसफ़र उस जेल में इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुका था। पुनारी जेलर ने कैदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रखा हुआ था और इसी वजह से आए दिन संस्था को बहुत ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ रहा था। वाकई यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ था और कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं थी। यहाँ तक कि कैदियों को उचित खाना उन्हें नहीं मिल रहा था और ना ही उनके घर वालों से उन्हें मिलवाने का कोई ख़ास इंतज़ाम था। कैदियों को इंसानों की तरह नहीं बल्कि भेड़ बकरियों की तरह रखा गया था। एक जेल में 10-12 औरतें बंद थी। मेरी पोस्टिंग को 15 दिन हो गए थे और ये 15 दिन मैंने इसी तरह गुजारी कि मुझे जानने का भी फुर्सत नहीं मिलती थी। आज मैं इतना थक गई थी कि मेरे दिमाग से ही निकल गया और आज मेरे इकलौते बेटे का जन्मदिन है। मैं घर लौटी तो मेरा बेटा मेरे इंतज़ार में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर नाराज़गी के भाव मौजूद थे, इसलिए मैंने उसे प्यार से गोद में उठाया और सॉरी कहा कि इतना लेट हो गया। मेरी सास और बेटा अच्छी तरह मेरी नौकरी को जानते थे, इसलिए कोई भी ज़्यादा देर तक मुझसे नाराज़ नहीं रहता था। मेरा बेटा भी जल्दी मान गया और हमने बहुत अच्छी तरह से उसके जन्मदिन को मनाया। मेरा बेटा रोहित मेरा इकलौता बेटा था जो बहुत ही मन्नत और प्रार्थना से पैदा हुआ था, इसलिए उसमें मेरी जान बसती थी। मैं अपनी नौकरी में कितनी भी बिज़ी क्यों ना हो, रोहित के लिए हमेशा वक्त निकाल लिया करती थी। आज भी बहुत ज़्यादा थके हुए होने के बावजूद भी मैंने बहुत शानदार तरीके से जन्मदिन मनाया था। रात को थकी हारी जब मैं सोने के लिए लेटी तो अचानक ही मेरे दिमाग में उस औरत का चेहरा चला आया जिससे मैं सुबह मिलकर आई थी और मैं उसी को सोच रही थी कि मेरे पति कहने लगे कि तुम क्या सोच रही हो। तो फिर मैंने अपने पति से एक सवाल किया। मैंने उनसे कहा कि रात के समय भी आपके पास मेरे पति ने मुझसे कहा कि रात के समय भी आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। उनकी बात पर मैं मुस्कुरा उठी। ये सच था कि मैं उन्हें बहुत कम वक्त देती थी और वो बहुत अच्छी तरह से मेरे काम की जिम्मेदारी को समझते थे। यह बात कहने लगे कि इतने सालों में हम सिर्फ एक बेटे के माँ बाप हैं, मुझे लगता है कि हमारे और भी बच्चे होने चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई थी।
मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में कैदी नंबर 786 कम्मो चल रही थी। इसलिए मैंने तुरंत ही उनसे पूछा कि क्या कोई औरत बिना मर्द के भी गर्भवती हो सकती है। मेरी बात सुनकर वो चौंक गए और कहने लगे कि नहीं, यह कैसे मुमकिन है कि अकेली औरत गर्भवती हो जाए। इंसान तो क्या, जानवरों को भी संतान के लिए अपने साथी की ज़रूरत होती है, लेकिन तुम क्यों इस तरह की सवाल कर रही हो। तो मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी। मैं अपने पति को अपनी जेल से जुड़ी ज़्यादा बातें नहीं बताया करती थी। मेरी आदत है कि मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी और प्रोफेशनल ज़िंदगी दोनों को अलग अलग रखती थी। कुछ ही देर में उनकी बाहों ने मुझ में सुकून आ गया था और मैं सारे दिन की थकान और कम्मों को भूलकर उनके साथ खूबसूरत वक्त गुजारने में लग गई थी। रोहित मेरा और मेरे पति का इकलौता बेटा था, जिसे पैदा करने के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी। गर्भ था कि रुकता ही नहीं था। पता नहीं कितने इलाज और कितनी प्रार्थनाओं के बाद ही रोहित मेरी गोद में आया था। और एक कम्मो थी जो बिना मर्द के ही बच्चे पैदा किए जा रही थी। अगली सुबह उठते ही मैंने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया था। मैं इतनी शांति से जेल के अंदर एक कैदी को किसी गलत हरकत में शामिल होते नहीं देख सकती थी। मुझे यकीन था कि कम्मो सबकी नज़रों में धूल झोंक कर गैर मर्दों के साथ रिश्ता बनाती है, और मुझे यही राज जानना था कि आखिर वह किस तरह इतने लोगों को चकमा दे सकती है। लेकिन इससे पहले मुझे उसका अतीत जानना था कि वह एक भयानक जुर्म की सजा काट रही थी, जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता था। 9 से 10 साल पहले उसने अपने बाप को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया था और उन टुकड़ों को पकाकर मोहल्ले वालों को बांट दिया था। कुछ लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को खबर कर दी, और इस तरह से कम्मो गिरफ्तार हुई। और उसने खुद अपना जुर्म अपने मुंह से कबूल किया था कि उसने अपने 65 साल के बाप को पहले नींद की गोलियां खिलाई थी और उसके बाद बेदर्दी से आरी के जरिए टुकड़ों में काटा था। कोई बेटी अपने सगे बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। यही जानने के लिए उस दिन उस मोहल्ले तक मैं पहुंच गई जहां कम्मो रहती थी, और वहां जाकर मालूम करने से जो कुछ पता चला उसने मुझे चौंका कर रख दिया। कम्मो का बाप एक शराबी आदमी था और हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था, और उसी नशे में वह अपनी बीवी यानी कम्मो की माँ को मारने से भी बाज नहीं आता था। और उसी के जुर्मों से तंग आकर कम्मो की माँ ने खुदकुशी कर ली थी। उस वक्त कम्मो सिर्फ 12 साल की थी। कम्मो की माँ खुद तो इस दुनिया से चली गई, मगर कम्मो को अकेले उस जालिम बाप के पास छोड़ कर के गई। कम्मो के बाप ने अपने जवान 14 साल की बेटी को अपने नशे की भेंट चढ़ा दिया, और उसके पास नशे के पैसे ना होते तो वह कम्मो को भीख मांगने पर मजबूर कर देता। और जब कम्मो यह सब करने से इनकार कर दिया तो फिर मोहल्लों वालों ने देखा कि कम्मो के घर रंग बिरंगे मर्द जाने लगे। वह मर्द क्यों आते थे और उनका कमाया उसके बाप से क्या ताल्लुकात था, यह कोई नहीं जानता था। फिर एक दिन जब कम्मो होने वाले सारे मोहल्ले को कम्मो कोरमा बांटा गया, तो कुछ मोहल्ले वालों को शक हुआ कि यह गोश्त इंसान का गोश्त है, और इसलिए पुलिस वालों को खबर दे दी गई। तो पता चला कि कम्मो ने तो अपने बाप को ही आरी से काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर कोरमा बनाकर बांट दिया है। उसी दिन वह गिरफ्तार हो गई और उसने इस बात को कबूल भी किया, और वह अदालत में उसे उम्र कैद की सजा दी गई। कोई नहीं जानता था कि कम्मो ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया था, और उन मर्दों का कम्मो या उसके बाप से क्या लेना देना था। कम्मो ने कैसे अपने बाप को काटा था। एक 13-14 साल की लड़की कैसे इतना बड़ा जुर्म करने के लिए मजबूर हो गई थी। ना ही कम्मो का कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई जानने वाला था, इसलिए किसी मोहल्ले वाले को भी खबर नहीं हुई कि कम्मो अब कहाँ है और किस जेल में है और उसे क्या सज़ा हुई है। कम्मो का अतीत भी उतना ही उलझा हुआ था जितना कि उसका हाल, और अब वो एक वही थी जो मुझे हर बात विस्तार में और सच बता सकती थी।
लेकिन उसकी छूटी हुई हँसी मेरे कानों के पर्दे को फाड़ने लगती थी। मैं सारी जानकारी हासिल करके जब जेल पहुँची तो मुझे पता चला कि कम्मो की तबीयत ठीक नहीं है। उसके चेकअप के लिए जेल की डॉक्टर आई हुई थी और मैं भी वहाँ पहुँच गई। मैंने बातों-बातों में इस डॉक्टर से पूछा कि कम उम्र के बच्चों की डिलीवरी किसने की है? तो उसने कहा कि वो यहाँ की एक डॉक्टर है और उसी ने कम्मो के हर बच्चे को पैदा करवाया है। कम्मो के पास हमेशा जुड़वा और सेहतमंद बच्चे पैदा होते थे। मैंने डॉक्टर से पूछा, तो फिर कम्मो के बच्चे कहाँ हैं? क्या उन्हें सरकारी दायरे में भेज दिया गया है? मेरी बात सुनकर उस डॉक्टर ने कहा कि उसे कुछ मालूम नहीं है। मैंने पुरानी जेलर से भी कम्मो के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी उससे बात नहीं हो सकी थी। उसे कहीं किसी दूर छोटे से इलाके में ट्रांसफ़र करके भेज दिया गया था। अब मुझे कम्मो की तबीयत के ठीक होने का इंतज़ार था, क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। कालकोठरी के घुटन भरे माहौल में एक गर्भवती औरत का रहना बहुत ही मुश्किल था, पर कम्मो तो पिछले 8 सालों से गर्भवती होती ही आ रही थी। करीब 2 दिन बाद कम्मो की तबीयत में काफ़ी सुधार आ गया, तो मैंने उसे अपने ऑफ़िस में बुलवाया और उसे पहले जूस पिलाया ताकि उसकी तबीयत बेहतर हो जाए। कम्मो ने चुपचाप जूस पी लिया, तो मैंने उससे कहा कि मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ और मैं उसे यहाँ से आज़ादी दिलवा सकती हूँ। अगर वह मुझे अपने बारे में हर बात सच-सच बता दे, तो मैं उसकी सज़ा भी बहुत हद तक कम करवा दूँगी। तो मेरी बात सुनकर कम्मो हैरान रह गई और फिर वह कहने लगी, मैं म कम्मो ने मुझे अजीब-सी नज़रों से देखा और वह कहने लगी, वह जेल की चारदीवारी से बाहर जाना ही नहीं चाहती है, क्योंकि बाहर की दुनिया में इसके लिए कुछ भी बाकी नहीं है। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा कि उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और जिन बच्चों को वह जन्म देने वाली है, उन बच्चों के साथ भी अपनी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकती है। उन बच्चों का कोई ना कोई बाप भी होगा, जो उसे एक बेहतर ज़िंदगी देगा, जो उसे जेल में कभी हासिल नहीं हो सकती। कम्मो ने नम आँखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, आपको मेरी बात पर क्यों ये यकीन क्यों नहीं आता है? मेरे बच्चों का कोई बाप नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ और मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं। ना ही मुझे कुछ पता है कि मैं गर्भवती किस तरह से होती हूँ। मुझे बस इतनी खबर है कि मेरे बच्चे को मुझसे जुदा कर दिया जाता है और मैं अपने हर बच्चे की याद में तड़पती रहती हूँ। आज कम्मो पहले की तरह हँस नहीं रही थी, बल्कि बीमारी के असर ने उसे दुखी कर दिया था। उसकी बात पर मैं वाक़ई हैरान हो गई थी, क्योंकि उसके बोलने का अंदाज़ मुझे उसकी बात पर यकीन करने पर मजबूर कर रहा था। मैंने जब उससे दोबारा पूछा कि क्या तुम सच नहीं जानती हो कि तुम गर्भवती कैसे हो जाती हो? तो उसने इनकार में सर हिला दिया। उसकी आँखों से आँसू गिर रहे थे और वो आपबीती की दास्ताँ मुझे सुना रही थी, जिसे सुनकर मेरे भी आँसू बहने लगे। मैं लाख सख्त मिज़ाज की थी, लेकिन एक इंसान थी और उसकी दास्तान ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। कम्मो ने मुझे बताया कि उसके बाप ने अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए उससे धंधा करवाना शुरू कर दिया था और वह अपने घर की चारदीवारी में हर रोज़ तबाह होने लगी थी। और जब जुल्म हद से ज़्यादा बड़ा हुआ, तो उसने तंग आकर अपने बाप को बुरी तरह से कत्ल कर दिया। उसने अपने इस गुनाह से कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने अपने बाप के जिस्म के जितने टुकड़े किए थे, उससे कई ज़्यादा ज़ख्म उसके बाप की वजह से उसे मिले थे। वह सज़ा काटने के लिए जेल चली गई, लेकिन यहाँ आने के 6 महीने बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसे जेल आने के बाद ही यह गर्भ उसे जेल आने के बाद ही ठहरा है, और ये बच्चा किसका था, उसके कोख में कब आया, उसे मालूम नहीं था। और फिर उसने 16 बच्चों को इसी तरह जन्म दिया और एक बार फिर अब वो पेट से थी। उसकी कहानी सुनकर मुझे इतना तो समझ आ ही गया था कि वह एक बेकसूर लड़की है, लेकिन फिर कसूर किसका था? और यही बात जानने के लिए जब मैंने जेल में जाँच पड़ताल करनी शुरू की, तो अपने साथ ही की कर्मचारियों से जाँच पड़ताल की, तो एक ऐसा भयानक सच मेरे सामने आया कि मेरी तो जान निकल गई। मुझसे पहले जो जेलर यहाँ मौजूद थी, वह यहाँ की डॉक्टर के साथ मिली हुई थी और वह हर महीने कैदियों को जो चेकअप करवाती थी, उसी दौरान उसने कम्मों के अंदर किसी मर्द के स्पर्म डाले थे और उससे बच्चा पैदा करवाती थी। और यह गर्व उसे जेल में आने के बाद ही ठहरा था, और ये बच्चा किसका था, उसके कोख में कब आया, उसे मालूम नहीं था। फिर उसने 16 बच्चों को इसी तरह जन्म दिया और एक बार फिर अब वो पेट से थी। उसकी कहानी सुनकर मुझे इतना तो समझ आ गया था, वो एक बेकसूर लड़की थी, लेकिन फिर कसूर किसका था, यही बात जानने के लिए जब मैंने जेल में जाँच पड़ताल शुरू की,
और अपने साथ के कर्मचारियों से जांच पड़ताल की तो ऐसा भयानक सच मेरे सामने आया कि मेरी जान ही निकल गई। मुझसे पहले जो जेलर यहाँ मौजूद थी वह यहाँ की डॉक्टर के साथ मिली हुई थी और हर महीने कैदियों को जो चेकअप करवाती थी, उसी दौरान उसने कम्मों के अंदर किसी मर्द के स्पर्म डाले थे और उससे बच्चा पैदा करवा कर उन्हें बेच दिया जाता था। वह जेलर इसी तरह की घिनौनी हरकतों में शामिल थी और वह अच्छी तरह से जानती थी कि कौन कौन कैदियों से मुलाकात के लिए उसके घर वाले नहीं आते थे और उन्हीं कैदी औरतों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती थी और गलत काम करके पैसे बनाती थी। वह वाकई उत्पीड़न का शिकार थी और उसने किसी मर्द के साथ कुछ नहीं किया था। वह खुद भी नहीं जानती थी कि वह कैसे इतने बच्चों की माँ बन गई थी। मैंने उसे जेलर के खिलाफ कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दिया था और कम्मों की सज़ा को भी कम करवा दिया था। अब कुछ दिन बाकी है और फिर उसके बाद वह आज़ाद हो जाएगी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसे अपने घर रख लूँगी और उसे एक अच्छी ज़िंदगी दूँगी। वह मेरे घर रहकर मेरे लिए इज़्ज़त के साथ काम कर सकती है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई थी और अब जो बच्चे पैदा होने वाले थे उन पर कम्मों का ही हक था। मैं अब उसके उन बच्चों को जुदा नहीं कर सकती थी। क्या आप लोगों को लगता है कि मुझसे पहले वाली जेलर को इस जुर्म की पर कोई सज़ा होगी या फिर वह अपनी वर्दी की वजह से कानून की गिरफ्त से बच जाएगी? क्या आप लोगों को जेल की ज़िंदगी के भयानक सज़ाओं के बारे में कुछ पता है? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उस जेलर को क्या सज़ा होना चाहिए यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरी इसी ऐसी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।